Hello friends, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 28th June, and there is an announcement. I am launching UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from various newspapers and magazines and will also discuss static part related to every current affair in detail. So if you are interested and wanted to join this program, so for that you have to join the Telegram group and the link for that Telegram group is in the description box. और अगर आपको और ज़्यादा जानना है रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, सो आई हैव मेड अ वीडियो, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर पंजाब के बजट के बारे में मेंशन किया गया है। तो अगर आप पंजाब एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं तो उसके लिए आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। 100 गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा एज स्कूल ऑफ एमिनेंस। 16 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। फरिश्ते स्कीम, तो फरिश्ते स्कीम किसके लिए है? तो फ्री ट्रीटमेंट टू विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। 300 यूनिट डोमेस्टिक पावर सप्लाई फ्री दी जाएगी टू ऑल पंजाब रेसिडेंट्स। एक यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है 1 MLA 1 पेंशन। तो पहले क्या होता था कि एक इंसान जितनी बार MLA बना होता था उसे हर बार की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर 1 MLA 1 पेंशन कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि एक इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने टाइम्स भी वो MLA बना हो उसे पेंशन एक बार की ही दी जाएगी। तो इसकी वजह से एनुअल सेविंग्स होंगी 19.53 करोड़ की। एंटी करप्शन एक्शन लाइन लॉन्च कर दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। अब आपके मैनिफेस्टो में एक पॉइंट ये भी था कि 1000 रुपये विमेन को दिए जाएंगे, लेकिन उसके बारे में बजट में कहीं भी अभी मेंशन नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ टू सेना रेबल्स आस्क इफ डिप्टी स्पीकर कैन डिसाइड ऑन ओन रिमूवल। अब यहाँ पर एक केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि 2016 की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की रूलिंग है इन नबाम रेविया वर्सेस डिप्टी स्पीकर। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये कहना था जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते हैं अगर उनकी खुद की पोजीशन एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चैलेंज किया गया हो। तो अगर उनकी खुद की पोजीशन को लेकर जो मोशन है वो पेंडिंग हो तब तक वो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रूलिंग इन नवाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश असेंबली टू आर्ग्यू दैट स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ एन असेंबली कांट डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs व्हाइल अ मोशन फॉर हिज और हर रिमूवल इज पेंडिंग। तो अगर मोशन यहाँ पर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के अगेंस्ट ही हो तो जब तक वो मोशन पेंडिंग है तब तक यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MLAs के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। It categorically says that till the issue of removal of the speaker or the deputy speaker is decided, तब तक यहाँ पर स्पीकर जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकता है with the disqualification or consideration of the disqualification of any of the members। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है कियोतो हुल्हान, जो कि हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर। अब हम आगे चलते हैं। तो G7 की समिट हो रही है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट साइन किया गया है 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट। तो कुछ नया नहीं है लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2022 का रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट में यहाँ पर बात की गई थी कि दीज कंट्रीज आर कमिटेड टू गार्डिंग द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टर्स। तो सिविल सोसाइटी एक्टर्स को यहाँ पर गार्ड करना है, उनके फ्रीडम को गार्ड करना है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन को प्रोटेक्ट करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन उसको गार्ड करना है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो यहाँ पर G7 कंट्रीज़ के लीडर्स थे और बाकी यहाँ पर जिन कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था उनके लीडर्स थे और उन्होंने इस स्टेटमेंट को साइन किया है। अब इस स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी कहे गए हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। बेसिकली वही पॉइंट्स है जो कि हम हर मीटिंग में डिस्कस करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन को प्रोटेक्ट करना है। एंश्योरिंग एन ओपन, फ्री, ग्लोबल, इंटरऑपरेबल, रिलायबल एंड सिक्योर इंटरनेट। अब ये पॉइंट्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके पास इनफ वोकैब हो कि आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकें। इंक्रीजिंग द साइबर रेजिलियंस ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो साइबर रेजिलियंस इंक्रीज करनी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकि यहाँ पर जो साइबर थ्रेट्स हैं वो कम से कम हो सके। काउंटरिंग हाइब्रिड थ्रेट्स इन पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन एंड इंटरफेरेंस। तो डिसइंफॉर्मेशन को रोकना है। कोऑपरेटिंग टू काउंटर इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन। तो इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, बेसिकली फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो कैसे इसको रोकना है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट द एक्शंस ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू कॉम्बेट वॉयलेंट, एक्सट्रीमिस्ट एंड इंसाइटिंग कंटेंट ऑनलाइन। अब फेसबुक है, फेसबुक डेटा हटाता है नहीं हटाता, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, तो उसके बारे में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट द एक्शंस ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू कॉम्बेट वॉयलेंस।
बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट मेलाइन फॉरेन इंटरफेरेंस। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना के लिए कहा गया होगा कि हमें यहाँ पर फॉरेन इंटरफेरेंस जो कि मेलाइन फॉरेन इंटरफेरेंस है उसके अगेंस्ट रेजिलियंस बिल्ड करनी है। एंड एक्ट्स ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन दैट सीक टू अंडरमाइन ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड मीडिया। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है क्लैम्प डाउन एंड अनक्लियर पॉलिसी, जिसकी वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज फाउंडर्स इंडिया को छोड़कर दुबई में जा रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसीज नहीं है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो मल्टीपल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड डेवलपर्स इन द वेब 3.0 स्पेस आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री इन अ बिड टू शिफ्ट बेस टू मोर क्रिप्टो फ्रेंडली डेस्टिनेशंस, जिसमें एक क्रिप्टो फ्रेंडली डेस्टिनेशन है UAE। तो बेसिकली यहाँ से जो क्रिप्टो की कंपनीज है वो बाहर जा रही हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो इंडिया की पॉलिसी है उसमें बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है और पॉलिसी बहुत तेज़ी में चेंज हो रही है। तो दिस कम्स अमिड अ प्रोग्रेसिव क्लैंपिंग डाउन ऑन क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग एक्शन बाई इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगेंस्ट सम प्लेटफॉर्म्स। और हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो मीन वाइल द UAE एंड सिंगापुर आर अमंग दोस्त जो कि यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम को, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है वो इंडिया को छोड़कर इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। अब अगर हम देखें तो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। This is why many people who are building crypto and Web 3.0 products are moving to jurisdictions with more policy clarity, जो कि policy clarity इंडिया में उन्हें नहीं दिखी। इंडिया हैज़ battled brain drain for decades, तो टैलेंट इंडिया से बाहर जाता रहा है और फिर से यही हो रहा है। दिस इज़ अ जनरेशनल अपॉर्चुनिटी कि कैसे हम ऑड्स को अपने फेवर में रीसेट कर सकें। तो ऐसे में पॉलिसी सर्टेनिटी, पॉलिसी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द US एंड अदर mature economy show institutional investors are ready to put capital in crypto markets, लेकिन उसके लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि हमें नहीं दिख रही है। कोई रेगुलेशंस क्लैरिटी अभी तक नहीं है। इंडियाज़ ऑफिशियल रिकग्निशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिगिन इन 2018, जब RBI ने बैंक्स को ये डायरेक्ट किया था कि कोई भी मनी सप्लाई क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में नहीं जानी चाहिए। तो बेसिकली बैंक्स को ये कहा गया था कि आप कोई भी मनी सप्लाई नहीं करोगे टू क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। फिर ये जो यहाँ पर RBI ने डायरेक्ट किया था बैंक्स को, इस मूव को ओवरटर्न कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, वो बिल अभी तक टेबल नहीं हुआ था। तो उस बिल में बात की गई थी कि सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा। तो लास्ट ईयर द गवर्नमेंट लिस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन पार्लियामेंट टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन बिल जो है वो टेबल नहीं हो पाया। फिर इस साल के बजट में 30% टैक्स लगेगा ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए 1% का TDS भी कटेगा। तो लेटर द गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से कोई पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है और हम यहाँ पर देख रहे हैं जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आगे हम चलते हैं। बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी थी हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। होलोग्राम रिमूव्ड ग्रैंड कैनोपी एट इंडिया गेट रेडीज फॉर बोस स्टैचू। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो स्टैचू बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से। तो अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन वॉज सेलेक्टेड फॉर द स्टैचू, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दिल्ली में। 30 फीट स्टैचू सुभाष चंद्र बोस जी का बनाया जाएगा, जिसको कि इंस्टॉल किया जाएगा एट द इंडिया गेट। It was in January when the Prime Minister had announced that the grand statue of Netaji will be installed beneath the canopy at India Gate। अब इस कैनोपी में पहले जो स्टैचू था वो यहाँ पर था किंग जॉर्ज का। तो किंग जॉर्ज 5th का यहाँ पर स्टैचू था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था। तो द सैंडस्टोन कैनोपी वेयर नेताजीज स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड वॉज बिल्ट इन 1936 एंड हाउस द स्टैचू ऑफ किंग जॉर्ज 5। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर डिबेट हुई कि इस स्टैचू को हटा देना चाहिए, बट इट स्टूड एट द साइट फॉर अनदर 2 decades अंटिल इट वॉज मूव टू कोरोनेशन पार्क इन 1968। तो 1968 तक किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू वहीं पर था। देयर हैव बीन डेलिबरेट डिस्कशंस कि वहाँ पर महात्मा गांधी जी का स्टैचू को इंस्टॉल कर देना चाहिए, लेकिन फाइनली वहाँ पर यह डिसाइड हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू को यहाँ पर लगाया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। 5 year itch, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये GST के बारे में आर्टिकल है। 5 years आफ्टर द शिफ्ट टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 47th मीटिंग जो GST काउंसिल की होने वाली है वो चंडीगढ़ में होने वाली है जून 28-29 को। इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू कंसिडर मेजर्स फॉर स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी। तो कल हमने डिस्कस किया था कि GOM के कुछ रिकमेंडेशंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स हैं उनका यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर देना चाहिए एंड टेक अ कॉल ऑन द रिकमेंडेशन बाय द मिनिस्टेरियल पैनल, जिसमें ये एक रिकमेंडेशन था कि 28% टैक्स लगाना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग। और इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस है। बेसिकली सबके ऊपर फ्लैट यहाँ पर 28% का टैक्स लगाना चाहिए बिना किसी डिस्टिंक्शन के।
सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये आई थी कि जो जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस है वो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के डिसीजन स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। टू बिगिन विथ द 5 ईयर जीएसटी कॉम्पनसेशन पीरियड। अब जो जीएसटी कॉम्पनसेशन पीरियड है जिसमें बेसिकली स्टेट्स को ये कहा गया था कि अगर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ 14% नहीं होती तो जो आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो जो यहाँ पर कॉम्पनसेशन पीरियड है वो इस साल एंड हो रहा है। तो स्टेट्स मांग कर रहे हैं कि इस कॉम्पनसेशन पीरियड को और ज़्यादा आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन सेंटर अभी इसके फेवर में नहीं है कि कॉम्पनसेशन पीरियड को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाना चाहिए। तो टू बिगिन विद द 5 ईयर जीएसटी कॉम्पनसेशन पीरियड द फ्रेमवर्क डिजाइन टू प्रोवाइड सर्टेनिटी टू स्टेट फाइनेंसेस जो है वो इस साल एंड हो रहा है। फियरिंग अ कोलैप्स इन द रेवेन्यूज, जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि इस मैकेनिज्म को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाना चाहिए। यहाँ पर सेंटर जो है वो कॉम्पनसेशन सेस को लवाई तो करेगा मार्च 2026 तक, लेकिन वो सिर्फ लोन को यहाँ पर चुकाने के लिए करेगा, ना कि स्टेट्स को यहाँ पर कॉम्पनसेशन देने के लिए किया जाएगा। तो कॉम्पनसेशन लवाई किया जाएगा 2026 तक, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोन्स को रीपे करने के लिए किया जाएगा जो कि यहाँ पर सेंटर ने स्टेट्स को दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सेंटर ने स्टेट्स को बैक टू बैक लोन्स प्रोवाइड किए थे, क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था स्टेट के रेवेन्यूज़ को, और सेंटर के पास भी इतना सेस कलेक्ट नहीं हुआ था कि सेंटर यहाँ पर इस लॉस को कॉम्पनसेट कर सके। तो ऐसे में यहाँ पर सेंटर को बोरो करना पड़ा था, जो कि यहाँ पर स्टेट्स को दिया गया उसके बाद। तो इन लोन्स को रीपे करने के लिए ही बस यहाँ पर कॉम्पनसेशन लेवाई लगाया जाएगा। The consultative and consensual nature of decision making that has helped guide the council's decision so far must be adhered to। तो यहाँ पर बेसिकली कंसेंसस के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए जीएसटी काउंसिल में, और जो भी कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करने की बहुत ज़रूरत है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है कि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा और अगर जो ट्रस्ट डेफिसिट है और यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश की जाएगी, तो ऐसे में जो कंटेंशियस इश्यूज हैं वो भी डिसाइड हो सकते हैं जीएसटी काउंसिल में। आगे हम चलते हैं लॉन्ग स्टेप बैक। तो ये आर्टिकल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग रो वर्सेस वेड जजमेंट। एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं जो भी एक दो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। तो जून 24 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की जो वुमेन का राइट था वो यहाँ पर ले लिया बाय ओवरटर्निंग द 1973 रो वर्सेस वेड जजमेंट, जिसकी वजह से राइट टू अबॉर्शन को एक तरीके से बैन कर दिया गया है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो अपने लॉज बना सकते हैं। अब कोर्ट का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब यहाँ पर अबॉर्शन की बात नहीं की गई थी, या उसके बाद अमेंडमेंट भी किया गया तब भी यहाँ पर अबॉर्शन की बात नहीं की गई। राइट टू अबॉर्शन जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब विमेन जो थी वो ऑटोनॉमस एजेंट्स थी ही नहीं, विमेन को एक सिटीज़न माना ही नहीं जाता था। तो विमेन को आप सेकेंड क्लास सिटीज़न मानते थे उस समय। तो बेसिकली राइट टू अबॉर्शन हो कैसे सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जैसे जैसे सोसाइटीज़ चेंज होती हैं, राइट्स इवॉल्व होते हैं। तो ये बात यहाँ पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को समझनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर। The court's argument that the right to the abortion was neither upheld by the constitution nor deeply rooted in its nation history and tradition। फिर यहाँ पर ऑथर ने यही कहा है कि 1789 में where the American woman was once इनविजिबल टू दोज हु ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट शी इज़ नाउ एन इक्वल सिटीजन, लेकिन अब विमेन भी इक्वल सिटीजन है, वो भी यहाँ पर 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो डिनाइल ऑफ बॉडली ऑटोनॉमी कैन टेक एन इनकैलकुलेबल टोल ऑन विमेन्स एबिलिटी टू फुली पार्टिसिपेट इन द नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। और इसकी वजह से अगर अनसेफ अबॉर्शंस हुए तो इसकी वजह से जो विमेन को जान के खतरा है वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इवन एज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मूव्स टू इंश्योर दैट अबॉर्शन पिल्स जो है वो एक्सेसिबल होंगी, लेकिन अबॉर्शन पिल्स भी एक कुछ हफ्तों तक काम करती हैं, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल प्रोसीजर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मेडिकल प्रोसीजर को बैन करने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब हम आगे चलते हैं। स्क्यूड प्लेइंग फील्ड, ये हम डिस्कस करेंगे, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो The increase of a wide range of e-commerce platforms has created convenience and increased consumer choice। तो convenience तो है कि आप घर में बैठे सामान मंगा लेते हो, आपके पास consumer choice भी ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हो कि कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। बट इन हाइंडसाइट द इनिशियल कैशबैक, तो आपको कैशबैक दिया जाता है कि इसमें आपको 100 रुपये ऑफ, 500 रुपये ऑफ, तो आपको लगता है खरीद लेना चाहिए, सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं, लेकिन ये होता है प्रेडेटरी प्राइसिंग, कि पहले तो आपको यहाँ पर कम प्राइस देकर आप बेसिकली मार्केट कैप्चर करने की कोशिश की जाती है कि जो सारा कंपटीशन वो ख़त्म हो जाए और मार्केट स्पेस सिर्फ उसी कंपनी के लिए बचे। तो इसको बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग।
दीज कंपनीज रिजॉर्ट टू प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि सामान का दाम इतना ज़्यादा कम कर दो कि मार्केट से कंपटीशन ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन कंपनीज़ को नुकसान नहीं होता है, इन कंपनीज़ को भी नुकसान होता है, लेकिन इनको ये पता होता है कि इन द लॉन्ग टर्म जो भी इनको नुकसान हुआ है ये उसको ऑफसेट कर लेंगे, क्योंकि मार्केट से पूरी तरीके से कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक तरीके से अपने अकॉर्डिंग प्राइजेस को डिसाइड कर सकते हैं। तो दीज कंपनीज रिजॉर्ट टू प्रेडेटरी प्राइसिंग। दिस इन द लॉन्ग रन कैन बी व्यूड एज एन एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस दैट एलिमिनेट्स अदर प्लेयर्स फ्रॉम द मार्केट। तो अल्टीमेट लॉस बेयरर हम ही है। हमें अभी ये सामान सस्ता मिल रहा है, लेकिन जब मार्केट से पूरी तरीके से कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो हमें वही सामान बहुत महंगे दामों में मिलेगा। तो अल्टीमेट यहाँ पर जो लॉस बेयरर है वो यहाँ पर कंज्यूमर ही होने वाला है। अगर हमें ये लगे कि इन कंपनीज़ को लॉस हो रहा है तो इन कंपनीज़ को अभी लॉस हो रहा है, लेकिन इन द लॉन्गर टर्म कंपनीज प्रॉफिट में ही रहने वाली हैं। फिर यहाँ पर मार्केट प्लेसेस की बात की गई, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फूड सर्विस एग्रीगेटर्स की लाइक जोमेटो एंड स्विगी, ट्रैवल एग्रीगेटर्स की, ये सारे ही लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं। व्हाइल न्यूट्रलिटी इज़ द फंडामेंटल बेसिस ऑफ ए मार्केट प्लेस, लेकिन इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की डोमिनेंट पोजीशन की वजह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचा है। अगर आप इनके वेबसाइट्स पर भी देखो तो कुछ ही फ्यू सिलेक्टेड सेलर्स हैं जो कि यहाँ पर जनरली एफिलिएट होते हैं। स्मॉल सेलर्स जो हैं वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं कर पाते हैं इनकी वेबसाइट्स पर। द एसोसिएट कंपनीज आर प्रोमिनेंट सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। इट इज़ एलिज्ड दैट अनड्यू एडवांटेज दिया जाता है कि किसके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा या फिर किसके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स जैसे कि ओयो और मेक माई ट्रिप का ये पता चला कि इन दोनों ने कॉलिजन कर रखा था कि कितने प्राइस को यहाँ पर रखेंगे। तो कार्टेलाइजेशन भी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो कुछ कंपनीज है आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि कितना प्राइस रखने की ज़रूरत है। तो कितनी ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है वो ज़रूरी नहीं है, बेसिकली अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेती है कि हमें कितना प्राइस रखना है। तो ये भी हमें एक कॉलिजन देखने को मिल रहा है। व्हाइल यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म सिटीजन शेयर देयर डेटा वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली। तो जब भी हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो हम अपना डेटा तो एक तरीके से दे ही रहे हैं कि हमारी ये चॉइस प्रेफरेंसेज है, हमें ये चीज़ पसंद है। फिर प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, इन डेटा का यूज़ करते हैं जो कि इनवॉलंटरली हमने दे दिया होता है और इन्होंने कलेक्ट कर लिया होता है। तो ये डेटा हम उनके लिए नहीं देते हैं, लेकिन पर उसके बाद भी ये डेटा को वो कलेक्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और जो बिजनेसेस है वो अदर सेलर से अपने प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ले आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अमेजॉन पर देखा होगा कि पहले ग्रॉसरी में आपको बहुत सारी कंपनीज़ की ग्रॉसरी दिखाई जाती थी, लेकिन फिर अमेजॉन ने एक अपनी ग्रॉसरी की कंपनी लॉन्च कर दी है। तो बेसिकली इससे ये पता चलता है कि वो कैसे लोगों की प्रेफरेंस को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा एनरिच करते हैं और उसके बाद जो स्मॉल सेलर्स हैं उनसे कंपटीशन को पूरी तरीके से ख़त्म करके मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। तो दे कैपिटलाइज ऑन दिस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर ब्रांड्स टू लॉन्च कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ऑन देयर मार्केट प्लेस। अनदर इशू ऑफन नोटिस्ड इज द लैक ऑफ अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, डिलेड पेमेंट्स या अनरीजनेबल चार्जेस या हिडन फीस ये सब होता रहता है और इसके लिए कोई भी ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म नहीं है। स्मॉल रेस्टोरेंट्स कंप्लेन करते हैं जैसे कि फूड सर्विस एग्रीगेटर्स हैं, for example Zomato and Swiggy, inability to service a customer request is attributed to the restaurant's inability. Similarly जो होटल्स लिस्ट किए जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, अगर उनमें कुछ भी कमी होती है तो कंज्यूमर ग्रेवेंस इसके ऊपर डाल दिया जाता है कि ये रेस्टोरेंट की गलती है, ना कि यहाँ पर जो फूड एग्रीगेटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम है। तो इन सम केसेस रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स आर आर्बिट्ररली शोन एज क्लोज। तो भले ही वो क्लोज ना हो लेकिन ये अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसा दिखा देंगे कि ये जो होटल्स हैं यहाँ पर क्लोज्ड हैं। तो ये तो प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड स्मॉल बिजनेसेस आर सफरिंग फ्रॉम द अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड अनइक्वल बार्गेनिंग। जो कि यहाँ पर जो लार्ज प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके, अनएथिकल प्रैक्टिसेस का यूज़ करके, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर का यूज़ करके पूरी तरीके से कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर रहे हैं। A model agreement that is fair and allows a level playing field between the aggregators and their business partners should be implemented. तो अब यहाँ पर एक मॉडल एग्रीमेंट, एक लॉ लाने की ज़रूरत है जो कि रेगुलेट करे इन डोमिनेंट कंपनीज़ को। There is a lot to learn from the Digital Markets Act. अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन का एक डिजिटल मार्केट्स एक्ट है जो कि इन अनफेयर प्रैक्टिसेस को एड्रेस करने के लिए, तो हम उसको इंडिया में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केट एक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो मार्केट डोमिनेशन है और जैसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है फेयर कंपटीशन को, तो मार्केट डोमिनेंस एंड सब्सिक्वेंट इन्वोकिंग ऑफ फेयर कंपटीशन रूल शुड बी ट्रिगर्ड एट द लेवल ऑफ माइक्रो मार्केट्स एंड फॉर प्रोडक्ट सेगमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक मॉडल एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत है जिससे इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जाए, इस अनइक्वल बार्गेनिंग पावर को ख़त्म किया जाए। तो हम ऐसे में डिजिटल मार्केट्स एक्ट ऑफ द EU का यूज़ कर सकते हैं और उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट डू नॉट लुक एट अमेरिका, ये रो वर्सेस वेड जजमेंट पे, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं ऑन दैट टॉपिक। पंजाब बजट के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन है, तो कोई भी नया टैक्स यहाँ पर इम्पोज नहीं किया गया है।
बाकी ये मैंने आपको बताया 1 MLA 1 पेंशन, जिसकी वजह से स्टेट एक्सचेकर के 20 करोड़ रुपए बचेंगे। While the government has not been able to fulfill its pre-poll promise of giving away ₹1,000 per month, तो उसके बारे में अभी तक बजट में कोई बात मेंशन नहीं की गई है। मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएंगे, वो सब यहाँ पर मेंशनड है। अब हम आगे चलते हैं। पुअर नीड सेम एनर्जी राइट्स एक्सेस एज रिच, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि जैसे कि हमने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लिया तो वेस्ट को ऐसा लग रहा था कि हम रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल क्यों ले रहे हैं, लेकिन वेस्ट को ये बात समझनी चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन भी होगा तो उनके कंट्री में लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं अगर एनर्जी का प्राइस इंक्रीज़ भी हो गया। पर इंडिया में अगर एनर्जी का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये बात वेस्ट को समझने की ज़रूरत है। तो एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज़ फेसिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वेस्ट फॉर इट्स परचेज ऑफ डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया अमिड द वॉर इन यूक्रेन, Prime Minister Modi on Monday invoked the need for the poor to be able to access energy as much as the rich। तो जितने अमीर आदमी यहाँ पर एनर्जी को एक्सेस करना चाहते हैं उतना ही राइट यहाँ पर गरीब आदमी का भी कि उसको भी यहाँ पर एनर्जी मिले और अफोर्डेबल दामों में उसको एनर्जी मिले। All of you will also agree with this that energy access should not be the privilege of the rich only, और पुअर फैमिली के पास भी उतने ही राइट्स हैं एनर्जी को एक्सेस करने के। एंड टुडे व्हेन एनर्जी कॉस्ट आर हाई, अब एनर्जी कॉस्ट हाई क्यों है, तो बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हाई हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हाई हैं, और जिसकी वजह से इंडिया में पुअर लोगों को भी एनर्जी एक्सेस हो। तो ऐसे में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करें, जिसकी वजह से हमारे लोगों को अफोर्डेबल दामों में एनर्जी मिल सके। अब इंडिया का जो कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज पे, तो उसमें इंडिया ने बहुत काम किया। फॉर एग्जांपल हमने LED बल्ब्स को डिलीवर किया है, क्लीन कुकिंग गैस डोर टू डोर इन इंडिया को यहाँ पर उपलब्ध कराया है, एंड श्योर दैट मिलियन ऑफ टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशंस कैन बी सेव्ड वाइल इंश्योरिंग एनर्जी फॉर द पुअर। अब इंडिया में 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन जो इंडिया है वो इंडिया का पर कैपिटा एमिशन बहुत ज़्यादा कम है। तो फर्स्ट वी मस्ट फोकस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी को यहाँ पर स्मूथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इंडिया को मोस्टली फर्टिलाइजर जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। सेकेंड, इंडिया हैज़ इमेंस एग्रीकल्चरल मैन पावर कंपेयर टू द कंट्रीज ऑफ G7, और जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पर G7 कंट्रीज जो हैं यूज़ कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टैलेंट ऑफ इंडियाज फार्मर्स फूड सिक्योरिटी विल बी एंश्योर्ड टू G7 कंट्रीज। फिर जो यहाँ पर G7 कंट्रीज़ है वो इंडिया में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पर G7 कंट्रीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारा ग्लोबल कार्बन एमिशन में सिर्फ 5% है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रैक्टिसेस है रहने की वो नेचर के साथ को एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पर कैपिटा एमिशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, 17% पॉपुलेशन और सिर्फ 5% एमिशन हम करते हैं। तो मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ आवर लाइफ स्टाइल विच इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस नेचर। अब हम आगे चलते हैं। स्कूल्स पुअर इन डिजिटल लर्निंग, तो यहाँ पर एक इंडेक्स की बात की गई है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, जिससे ये पता चला है 2019-20 का ये डेटा है, जिससे ये पता चला है दैट स्कूल्स अक्रॉस इंडिया परफॉर्म्ड पुअरली अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजिटल लर्निंग। तो डिजिटल लर्निंग में स्कूल्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। रूरल अर्बन डिवाइड हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो एज इंडिया एंटर्ड द पेंडेमिक ईयर, स्टूडेंट्स इन अराउंड 61% डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री हैड वेरी लिटिल एक्सपोजर टू डिजिटल लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर्स की, इंटरनेट फैसिलिटीज़ की। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो भी ट्रेंड नहीं है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यहाँ पर हैंडल करना है। तो यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग की भी इंपॉर्टेंस है कि टीचर्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाए। रिपोर्ट ऑल्सो अंडरलाइंस द क्लियर रूरल अर्बन डिवाइड इन द एरिया ऑफ डिजिटल लर्निंग। फॉर इंस्टांस सिटीज़ में जैसे कि चंडीगढ़ और दिल्ली ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर एग्जाम्पल अरारिया, किशनगंज, वहाँ पर स्कोर बेसिकली इतना कम है कि सिर्फ 2 स्कोर है। तो सेंटर ने रिलीज़ किया स्टेट वाइज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2019-20 इन जून 2021, जिसमें चंडीगढ़ और पंजाब जो हैं यहाँ पर टॉप परफॉर्मर रहे हैं इस इंडेक्स में। कोविड-19 पैंडमिक ने हाईलाइट किया कि हमें यहाँ पर एजुकेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम्स होने चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम्स होने चाहिए, डिजिटल डिवाइसेस होने चाहिए, जिसकी वजह से जो एजुकेशन है वो हर इंसान तक पहुँच सके। तो कोविड-19 पैंडमिक हैज़ हाईलाइटेड द चेंजेस रिक्वायर्ड इन आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम in terms of the adoption of digital learning as part of mainstream learning to continue education at home। आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम। तो रशिया जो है ये मिसाइल सिस्टम बेलारूस को दे रहा है। Russia has promised its ally Belarus delivery of nuclear capable missiles to take on an aggressive West। ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल सिस्टम है
जिसका नाम है इस्कंदर एम। अब इसके यहाँ पर रशिया के पास दो वर्जन है, एक है एम, एक है ई। तो एम जो है वो रशिया अपने लिए यूज़ करता था और ई जो है वो रशिया एक्सपोर्ट करता था, लेकिन ये बेलारूस को एम वाला वर्जन दे रहा है। तो इस्कंदर एम इज़ अ टर्म यूज बाय रशिया टू डिफाइन बोथ द ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम एंड द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इट फायर्स। द इस्कंदर एम सिस्टम इज एक्सक्लूसिवली यूज बाय द रशियन मिलिट्री, और जो इस्कंदर ई है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था। जो इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम है उसकी रेंज है 500 किलोमीटर्स और ये पेलोड कैरी कर सकता है 700 किलोग्राम का, और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को ही केपेबल है कैरी करने के लिए। द कन्वेंशनल वॉरहेड्स कैन बी इक्विप्ड विद क्लस्टर बॉम्ब्स। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस्कंदर एम किसका सिस्टम है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आ गया था कि थर्ड किसका है, तो वैसे ही ये पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर सतलुज यमुना लिंक की बात की गई थी, तो ये एक गाना था, तो गाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सतलुज यमुना लिंक जो है, प्रॉब्लम क्या है, द कैनाल लाइज एट द हार्ट ऑफ ए 40-year-old डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, जिसमें वाटर शेयर करने की बात की जाती है कि पंजाब को हरियाणा के साथ वाटर शेयर करना पड़ेगा ऑफ द रावी एंड ब्यास, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो यही है बस कॉन्ट्रोवर्सी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। तो अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ अ मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालीफाइड अगर वो वॉलंटरली मेंबरशिप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को गिव अप कर देता है, तो ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ अ मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही और शी हैज़ वॉलंटरली गिवन अप द मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी, या अगर वो वोट करता है या वोटिंग से अब्सटेन करता है जो भी पार्टी ने डायरेक्शंस दिए हैं उसके अगेंस्ट। तो पार्टी ने जो डायरेक्शंस दिए हैं अगर वो उसके अगेंस्ट वोट करता है या वोटिंग से अब्सटेन करता है, तो ऐसे में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन एक प्रोविजन है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन से लेजिस्लेचर्स को प्रोटेक्ट करता है। वो ये है कि अगर 2/3 जो मेंबर्स हैं पार्टी के वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जाकर मर्ज हो जाते हैं, तो इफ़ 2/3 ऑफ द मेंबर्स एग्री टू अ मर्जर विद अनदर पार्टी, तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो पहले ये नंबर 1/3 था, फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस नंबर को 2/3 कर दिया गया था। तो अंडर द 91st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2003 द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इफ 1/3 ऑफ द मेंबर्स फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप वॉज रिमूव्ड, और यहाँ पर 2/3 कर दिया गया था कि अगर 2/3 मेंबर्स यहाँ पर किसी और पार्टी से जाके मर्ज हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो देयर इज अ provision to protect such legislatures from disqualification. If 2/3 of the member agree to a merger with another party, they will not be disqualified. फिर यहाँ पर दो केसेस की बात की गई है। नवाम रेबिया का केस हमने देख लिया, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्योतो हुलान का केस। तो क्योतो हुलान के केस में ये कहा गया था कि जब तक यहाँ पर स्पीकर डिसीजन नहीं लेगा तब तक यहाँ पर जुडिशरी इंटरवीन नहीं करेगी। तो एक बार स्पीकर डिसीजन ले ले, भले स्पीकर गलत डिसीजन ले ले, लेकिन पहले स्पीकर डिसीजन लेगा, उसके बाद ही उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो 1992 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन क्योतो हुलान हैड क्लियरली लेट डाउन दैट कोर्ट्स कांट इंटरफेयर अंटिल द स्पीकर मेक्स अ डिसीजन। तो पहले स्पीकर डिसाइड करेगा एंड दैट द स्पीकर हैज स्वीपिंग डिस्क्रिशन इन डिसाइडिंग केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस। तो जब तक यहाँ पर स्पीकर डिसीजन नहीं लेता है तब तक यहाँ पर कोर्ट इंटरवीन नहीं करेंगे, वो स्पीकर के डिसीजन के बाद ही इंटरवीन करेंगे। फिर यहाँ पर आर्टिकल 212 की बात की गई है जो कि बार करता है कोर्ट्स को कि कोर्ट्स जो प्रोसीडिंग्स होती हैं लेजिस्लेचर में उसमें इंक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो ही सेड दैट आर्टिकल 212 बार्स द कोर्ट्स फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड असर्टेड दैट जो स्पीकर है वो कॉम्पिटेंट है कि डिसाइड करे ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन प्ली अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भले ही उसका जो रिमूवल का नोटिस है वो अंडर कंसिडरेशन हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 212 जो कि बार करता है कोर्ट को कि कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकते इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। फिर यहाँ पर क्योतो हुलान केस में ये बोला गया था कि स्पीकर पहले डिसीजन लेगा, उसके बाद ही यहाँ पर कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं। स्पीकर के डिसीजन लेने से पहले कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और नवाम रेबिया का केस हमने फर्स्ट पेज पर भी डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। नीति आयोग पिचेस फॉर इंसेंटिव्स टू ड्रॉ मोर विमेन इनटू गिग इकोनॉमी, ये हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। गिग वर्कर्स आर टिपिकली हायर्ड बाय कंपनीज, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करते हैं और उनको कंपनी का एम्प्लॉय नहीं कंसिडर किया जाता है। तो गिग वर्कर्स आर टिपिकली हायर्ड बाय कंपनीज, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाता है और उनको कंपनी का एम्प्लॉय नहीं कंसिडर किया जाता है। दे डू नॉट रिसीव बेनिफिट्स, जो कि नॉर्मली स्टाफ को मिलते हैं, तो उनको वो बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। अब नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लेकर आए हैं नीति आयोग, तो इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, कि विमेन का पार्टिसिपेशन गिग इकोनॉमी में कैसे इंक्रीज किया जाए। तो यहाँ पर नीति आयोग ने प्रपोज किया है कि कुछ फिजिकल इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल टैक्स ब्रेक दे दो आप उस कंपनी को जो कि यहाँ पर विमेन को हायर कर रहे हैं, या कुछ स्टार्टअप ग्रांट्स दे दो उन कंपनीज़ को जो कि 1/3 जो उनकी वर्कफोर्स है वो विमेन है, या तो यहाँ पर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को हायर कर रहे हैं। तो बेसिकली उन कंपनीज़ को कुछ फिजिकल इंसेंटिव्स या स्टार्टअप ग्रांट्स देने की ज़रूरत है जो कंपनीज़ यहाँ पर विमेन को हायर कर रहे हैं और 1/3 उनकी वर्कफोर्स जो है विमेन और PWD के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो फिजिकल इंसेंटिव सच एज टैक्स ब्रेक्स और स्टार्टअप ग्रांट्स मे बी प्रोवाइडेड फॉर बिजनेसेस दैट प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर विमेन
विमेन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक सब्सटेंशियल पोर्शन। तो एक रिकमेंडेशन ये है कि विमेन जहाँ पर 1/3 ऑफ द वर्कफोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं तो वहाँ पर आप स्टार्टअप ग्रांट्स दे सकते हो, कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स प्रमोट कर सकते हो, जिसकी वजह से गिग इकोनॉमी में विमेन का भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। Women are more likely to take up platform jobs after their education and marriage. तो रिपोर्ट ऑल्सो सेट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में काफ़ी कम है, बेसिकली 16 से 23 के बीच में ऑसिलेट होता है, जो कि बहुत कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। सिमिलरली पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ जो कि 2.11 to 10% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन है, लेकिन उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 36% है। तो स्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, स्किलिंग नहीं हो पाती लोगों की, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल पाती है। The report estimates that more than 7.5 million workers were engaged in the gig economy, और ये जो है ये आने वाले टाइम में ग्रो ही होने वाला है। गिग वर्कर्स को आप यहाँ पर दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो इनटू प्लेटफॉर्म एंड नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से होते हैं? तो दे आर दोज हुज वर्क इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कि जनरली यहाँ पर कैजुअल वेज वर्कर्स होते हैं, जो कि पार्ट टाइम या फुल टाइम यहाँ पर काम करते हैं। The report also recommended that businesses have a higher share of women managers and supervisors in the organizations to ensure that जो कम्युनिकेशन हो वर्कर्स का वो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को और ज़्यादा परपेचुएट ना करे। तो इसके लिए जो यहाँ पर हायर शेयर विमेन का होना चाहिए इन द मैनेजेरियल पोजीशन, ये यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दी गई है। फिर यहाँ पर ये बात की गई है कि विमेन का पार्टिसिपेशन हो और इक्वल पार्टिसिपेशन हो गिग इकोनॉमी में, तो ऐसे में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है इन अ पार्टनरशिप मोड। तो रिपोर्ट सेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बी एक्सटेंडेड टू वर्कर्स इन अ पार्टनरशिप मोड, जो कि बात करता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो बेसिकली 4 कोड्स है, जिसमें एक कोड था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो कि बात करता है कि गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एक्सटेंड किए जाने चाहिए। इट ऑल्सो सेट दैट जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर पेड सिक लीव दें गिग वर्कर्स को भी। तो गिग वर्कर्स आर टिपिकली हायर्ड बाय कंपनीज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जिनको यहाँ पर कोई भी पेड सिक लीव या इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता है, जो कि देने की ज़रूरत है। तो एज अ रिजल्ट दे डू नॉट रिसीव सम ऑफ द बेनिफिट्स जो कि यहाँ पर नॉर्मल स्टाफ को मिलते हैं। दिस मीन्स दे ऑफन डू नॉट रिसीव बेनिफिट्स लाइक पेड सिक लीव एंड कैजुअल लीव्स। ना ही उनको कोई अलाउंसेस दिए जाते हैं, ना ही उनको कोई प्रोविडेंट फंड सेविंग का बेनिफिट मिलता है। तो ये सब अगर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज होगा। नीति आयोग added that access to institutional credit could be enhanced through financial products स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी प्रोवाइड करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बना सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गिग वर्कर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में नीति आयोग की रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फिस्कल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। जीएसटी कट्स नॉट पास्ड ऑन लॉरियल टोल टू पे अप। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बनाई गई थी अंडर सेक्शन 171 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017। अब इस अथॉरिटी का काम क्या है? तो इस अथॉरिटी का काम ये है कि कहीं भी अगर जीएसटी रेट कट होता है तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर कंपनीज उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो कंपनी को वो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में सबमिट करना पड़ेगा। तो इट इज़ टू इंश्योर द रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स और द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट बाई वे ऑफ कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइजेस। लेकिन उसके बाद भी कंपनी अगर प्राइस में रिडक्शन नहीं करती तो वो पैसा जो है वो कंपनी को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही लॉरियल के साथ हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर 28% पर टैक्स होते थे, बाद में वो 18% के ऊपर टैक्स होने लगे, लेकिन लॉरियल ने उसके प्राइस कम नहीं किए और कंज्यूमर से उतना ही प्राइस बाद में भी लिया। तो जिसकी वजह से अब इनको 186 करोड़ रुपए जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में सबमिट करना पड़ेगा। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी हैज आस्क्ड लॉरियल टू पे ₹186 करोड़ अलॉन्ग विद 18% इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड फॉर नॉट पासिंग ऑन जीएसटी रेट कट बेनिफिट्स। नेटो टू इंक्रीज रैपिड रिएक्शन फोर्स टू 3 lakhs मॉडर्नाइज यूक्रेन आर्मामेंट। तो यहाँ पर नेटो ने यही कहा है कि हम अपने रैपिड रिएक्शन फोर्स में पर्सनल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। नेटोज न्यू स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर बात करता है सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कि यहाँ पर चाइना पोस्ट करता है, और रशिया और चाइना मिलकर अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इन द रीजन्स सदर्न नेबरहुड। तो उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पर नेटो का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। यूएस इसके अलावा एक नासाम्स ले रहा है। अब NASAMS क्या है? तो नॉर्वेजियन डेवलप्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। तो ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो कि यहाँ पर यूक्रेन को दिया जाएगा, और इसी सिस्टम का यूज़ किया जाता है यूएस जो भी सेंसिटिव एयर स्पेस है अराउंड द वाइट हाउस और यूएस कैपिटल, तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए इसी सिस्टम का यूज़ किया जाता है, इसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। कतर टू होस्ट इनडायरेक्ट ईरान यूएस डिस्कशन ऑन रिवाइविंग न्यूक्लियर डील। तो JCPOA एक डील थी
तो ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बिटवीन P5+1 प्लस EU। तो यहाँ पर P5 तो परमानेंट 5 कंट्रीज़ है UNSC के, +1 यहाँ पर जर्मनी है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो इन कंट्रीज़ की ईरान के साथ ये डील थी कि जो ईरान है वो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूजेस नहीं यूज़ करेगा और ज़्यादा एनरिचमेंट नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ लिमिट्स थी, लेकिन बाद में US जो था इस डील से बाहर आ गया। US इस डील से बाहर आ गया। उसके बाद जब ड्रोन स्ट्राइक के बाद यहाँ पर जो कॉप्स कमांडर है उसकी जब यहाँ पर जान ले ली गई थी, तो ईरान भी इस डील से बाहर आ गया और ईरान ने बोला अब तो हम यहाँ पर हैवी एनरिचमेंट करेंगे। तो इस डील को वापस से रिवाइव किया जाए, तो ऐसा US भी कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो कतर है वो इनडायरेक्ट टॉक्स को होस्ट करेगा बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक पोर्ट रह गया, एक पोर्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है अकाबा पोर्ट जो कि जॉर्डन में, तो अकाबा पोर्ट की लोकेशन जॉर्डन में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।